इंशाल्लाह। उसमें ये है कि तो वो बाकी वो हमारा लोग वो थिंक नमाज पढ़ने गए हैं तो कह रहे हैं हम आ जाते हैं। चले मैं कर मैं लेता आ गई हूँ। अच्छा मेरा आ गई है। अच्छा चले अभी शुरू कर लेते हैं। जैसे जैसे लोग ज्वाइन कर लेंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू कर लेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने विंडोज इंस्टॉल कर ली होगी कि नहीं? यस और नो बोलो सर तो मेरे सही। पास तो मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं कर सकती। हाँ चलें। अच्छा अभी आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो बेटे? मेरे पास मोबाइल यूज कर रही हूँ अपना। Kazong है? जी जैज नेटवर्क यूज कर रही हूँ। अच्छा अभी फिलहाल जो मुझे रिपोर्ट मिली है, अभी मैसेज आया मुझे पीटीसीएल का, वो ये कह रहे हैं कि जी 2000 रुपये महीने में हमने वॉल्यूम की लिमिट ख़त्म कर दी है। ठीक है, एज इट अभी अभी एसएमएस आया है। ठीक है, तो ये पैकेजेस देख लें। ठीक है, सीडीज डेफिनेटली आपको चाहिए होंगी क्योंकि उसके बगैर वो तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको करवा सकूं। अभी मैं बात कर रहा था सुभान से कि फिलहाल अपना ये कौन बच्चा है जिसकी वीडियो है, ये वीडियो बंद करो, बीबी वीडियो बंद कर दे। ठीक है, इसका मैं हाँ थैंक यू, मैं खुद करने लगा था क्योंकि बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाने हैं तो इसलिए फीमेल से रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरास ऑफ रखें। अच्छा अब ये है कि ISO तो चाहिए होगी क्योंकि मैंने ना विंडो इंस्टॉल करवानी है। अब जब एंड पे मंथ एंड पे चूँकि आपका जिस दिन पैकेज एंड हो रहा है उस वक्त आप यूज़ कर लें, उसको डाउनलोड कर लें, मंगवा लें किसी से। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई दुकान नहीं खुली होगी तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमसायों की कोई खिदमत हासिल कर लें, उनसे कहें कि जी मुझे फ़िलहाल ये फ़ाइल डाउनलोड कर दें। बहरहाल बट ऐसा नहीं हो सकता कि जी जब हमारी यूनिवर्सिटी ऑन हो तो जी हम आपके पास बैठ के इसको डाउनलोड कर लें। गुड़िया मैं दे सकता हूँ, मैं अभी आपको यहाँ पे अपलोड करके भी दे सकता हूँ। ठीक है, खुद कर नेट का भी बहुत इशू हो रहा है। हाँ असल में पैकेज का इशू है। डाउनलोड तो खैर हो ही जाएगा बहुत लेकिन ज्यादा सर। पैकेज आपका कंज्यूम हो जाएगा उसमें। है। ठीक है, अच्छा मैं अभी आप ऑलरेडी इतना ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। हाँ ऐसा ही है। मैं ऐसा करता हूँ कोई एक ऑफर देख के ना कोई मिलती है कोई 20 50 या 100 रुपए वाली, उसमें देता हूँ क्योंकि इनका यूफोन का एक पैकेज होता है रात को 1 से लेके सुबह शायद 8 बजे तक, तो उसमें वो 3 GB देते हैं। तो अब वो तो एक इश्तिहार आ रहा है तो उसके अंदर वो डबल वॉल्यूम शायद चल रहा है तो 6 GB दे देते हैं। अगर आप वो फिलहाल यूज़ कर सकें, मैं देखता हूँ फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लेकिन बेटे पता है क्या मसला है, अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं ना तो फिर मैंने जो आपको चीज़ प्रैक्टिकली करवानी है, हालांकि फिलहाल इसमें लैब इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन लैब करवाऊंगा तो आपको चीज़ें सही समझ आएंगी। ठीक है, लैब करवाने के लिए मुझे आपके पास विंडोज़ चाहिए। ठीक है, ये इशू है यहाँ पे। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल लिनक्स का लेक्चर कर लेते हैं। चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। अभी आपके आने से पहले मैं बात कर रहा था कि हमें एक ईमेल आई है जिसके मुताबिक हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं, मिड भी और फाइनल भी। ठीक है, 13 अप्रैल से आपके मिड का टाइम शुरू हो रहा है और फिर जून 21 को मेरा ख़्याल है आपका फाइनल है। तो ईमेल में यही है कि हमें ये नहीं पता कि फाइनल भी ऑनलाइन होंगे? बेटे अभी तक तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कंटीजेंसी प्लान्स बना लिए हैं कि अल्लाह करे कि ये मसला ख़त्म हो जाए, लेकिन इन केस अल्लाह ना करे खाकम बदहन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो कुछ करना है, तो इसलिए वो अहेड ऑफ टाइम उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं। तो हमारी इस पे भी मीटिंग होगी और हम इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब चैप्टर वाइज अगर हम देखें, बुक को पहले देख लेते हैं और मैंने कुछ चीज़ें रिकैप करवा दी थी। जी जी फरमाएं, कुछ कह रहे हैं हम साहब? हमजा साहब की आवाज़ बंद हो गई है भाई। हमजा भी होपफुली उस पे ही हैं,
क्या कहते हैं उसे, तो बट हम कैसे पेपर्स देंगे ऑनलाइन? बेटे वेब पे ही होगा, ठीक है, वेब पे ही होगा। पहले मैं लेक्चर पढ़ा लेता हूँ, फिर मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी है, फिर मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी ठीक है। है। अच्छा, फिलहाल ये एक स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, जिसमें आपको पावर पॉइंट एक नज़र आ रही है, ठीक है, पावर पॉइंट नज़र आ रही है जी, ओएस इंस्टॉलिंग के नाम से, ठीक है। तो हाँ उसमें जी। जी थैंक यू। अब इसमें ये लिनक्स का वर्जन है, ठीक हो गया। लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है, इस सेक्शन में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, जो कि बेटे हम बाय द वे कर चुके हैं फॉर विंडोज़। लैब में हम ये बातें कर चुके हैं कि हमने वो देखना है 64 बिट है, 32 बिट है, हार्ड डिस्क कितना है, पार्टीशन क्या होती है, किस तरह से विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, आईएसओ से कैसे कर सकते हैं, बूटेबल कैसे बना सकते हैं। ये भाईजान ने अभी बाइक पूरी ठीक करनी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये भाईजान इस वक्त बाइक को रेव कर रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने जाके वो जो बाहर पुलिस या रेंजर वाले खड़े हैं उनसे इन्होंने फैंटी खानी है, तो वो ऐसा उसकी ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तैयारी हो गई है, अब इंशाल्लाह वो जा रहे हैं। तो बहरहाल अब ये डिस्टर्बेंस ऐसा चीज़ से क्रिएट हुई, उसके लिए माजरत। अच्छा, ये बेटे बातें हुई हैं हमारी वैसे क्लासेस के दौरान, कि हमने इन्वेंट्री देखनी है, कंपैटिबिलिटी देखनी है, 32 बिट करेंगे या 64 बिट करेंगे, पार्टीशनिंग के हवाले से कि जी प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, एक्सटेंडेड क्या होती है, लॉजिकल ड्राइव क्या होती है, इस किस्म की बातें। अच्छा भाई शहजादों और शहजादियों, फिलहाल अपने माइक्स ऑफ कर दें, मैंने चैट ऑन की हुई है, तो चैट में आप एक मैसेज कहें जी कि मैंने बात करनी है, तो मैं फिर आपको माइक ऑन करके कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से वो मेरी आवाज़ एको होके आती है। अच्छा, अब ये इसमें रेड हैट की इंस्टॉलेशन गाइड के हवाले से बात हुई हुई है कि रेड हैट को किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वाली जो एवर्ड लाइफ साइकिल है, ये आपको अगर याद हो, जो कि हमने पढ़ा था, और उसमें क्या था, न्यू क्या होता है, क्लीन क्या होता है, आई थिंक चैप्टर 3 था वर्क स्टेशंस का, उसमें पढ़ा था, ठीक है ना। न्यू, बिल्ड, क्लीन, उसके बाद कन्फिगर, फिर अननोन और ऑफ। हमारे पास शक्ल कुछ और किस्म की थी, यहाँ पे इसमें शक्ल और के स्टेप्स वही हैं, लिंक्स वही हैं। अब आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो क्या कुछ देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, वेंडर और वर्जन देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसको किसने बनाया, उसका वर्जन कौन सा है। फिलहाल हमें आजकल विंडोज 10 का शौक आया हुआ है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन मीडिया की बात होती है। अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें या तो आईएसओ मिलेगी, जो कि एक डिस्क इमेज होता है, या फिर हमें उसकी एक सीडी मिलेगी, जो आमतौर पे आपको मार्केट में बनी बनाई मिलती है। तो नॉर्मली ये दो तरीकाकार होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अगर आपको आईएसओ मिलती है और आपने यूएसबी से उसको करना है, तो हम क्या यूज़ करते थे, रूफस यूज़ करते थे, ठीक है। रूफस यूज़ करके उसको आईएसओ देते थे और यूएसबी देते थे, और उसको कहते थे कि जनाब आप इसकी बूटेबल बना दें, तो वो बूटेबल डिस्क बनती थी। फिर हमने क्या किया था, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जो चीज़ें हम कर चुके हैं। फिर हम क्या करते थे, फिर बायोस में जाके हर जो डिवाइस है उसकी बायोस डिफरेंट है। अब किसी लैपटॉप पे या किसी डेस्कटॉप पे डेल से आ जाता है, किसी पे F2 से आ जाता है, किसी पे F10 से आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आता है। और वहाँ पे जाके हम फिर बूट सीक्वेंस चेंज करते थे। बाय डिफ़ॉल्ट बूट सीक्वेंस क्या होता है, बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क, और फिर हम उसको चेंज करते थे कि जी बूट फ्रॉम यूएसबी। फिर कुछ केसेस में हम कहते थे जी सीडी अगर है तो सीडी से करें, तो वो बूट वहाँ से करता था। फिर हम उसको स्टेप ऑन करते थे, विंडोज़ का सेटअप ऑन हो जाता था। फिर हम क्या करते थे, अज्यूमिंग के कोई पार्टीशन नहीं हुई हुई, तो हम फिर उसकी पार्टीशन करते थे, और उसके अंदर वो एक पार्टीशन खुद ब खुद बनाता था। खुद ब खुद बनाता था, कौन सी, स्वैप पार्टीशन एक बनाता होता था, ठीक है, इसमें भी स्वैप पार्टीशन होती है। और फिर उसके बाद वो आप एक सी ड्राइव बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट, और जब नेक्स्ट करते हैं तो उसको कुछ वैल्यूज़ देते हैं जो कीज़ वगैरह होती हैं, और नेक्स्ट करके वो सेटअप चलता है और फिर सिस्टम रीस्टार्ट होता है और आपकी विंडोज़ आ जाती है। ये था लाइव सिस्टम में। फिर हमने किया था वर्चुअल मशीन में। जब वर्चुअल मशीन में काम किया था, तो वर्चुअल मशीन में क्या था, हमने वही पहले कंप्यूटर बनाने में की बात की थी। जो कंप्यूटर बनाना था उसमें टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। कंप्यूटर में हमने क्या किया, जब हमने कंप्यूटर बनाया
तो उसने वहाँ पे हमें पूछा कि जनाब कितनी रैम रखनी है, कितनी हार्ड डिस्क रखनी है, एसआई लॉजिक है या बस लॉजिक है, कितने सीपीयूज रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सीडी रोम अटैच करनी है कि नहीं करनी है, इंस्टॉलेशन मीडिया बता दें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, इस किस्म के सवाल पूछता था और फिर वो आगे सेटअप वाला काम शुरू हो जाता। ये इजाफी था वीएम। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी के पास वीएम बनी हुई है तो वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या है, लिनक्स की बात करते हैं कि इसमें ओएस वर्जन, इंस्टॉलेशन मीडिया, वेंडर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, हार्डवेयर ड्राइव्स की बात करें, डायरेक्टली सपोर्टेड है या डाउनलोडेबल होते हैं कि नहीं, ड्राइवर्स डायरेक्टली सपोर्टेड। देखो ड्राइवर क्या बात है, इसकी बात नहीं हुई तो इसको मैं कहता हूँ। ड्राइवर्स क्या चीज़ें होती हैं जी, ड्राइवर्स वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने की सलाहियत देता है। ये इतनी जो मैंने अपनी लफाजी सुनाती है उसकी आसान जुबान ये है कि देखिए जी, आपने लगाया अपने कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर। अब प्रिंटर किस तरह से प्रिंट करेगा, उसका सॉफ्टवेयर प्रिंटर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि इस प्रिंटर से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो फिर वो प्रिंट करवा पाएगा। अब वो जो सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि किस तरह से कम्युनिकेट करना, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। इसी तरीके से ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर आपका होता है। इसी तरीके से आपका माउस का ऑटोमेटिकली आप जैसे यूएसबी माउस कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है जी सेटअप डिवाइस फॉर यू, और वो चलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप यूएसबी फ्लैश डिस्क लगाते हैं तो उसका ड्राइवर होता है। तो जितने पेरिफेरल्स आप कनेक्ट करते हैं उनका ड्राइवर होता है, हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं उसका ड्राइवर होता है। तो वो ड्राइवर इंस्टॉल होता है और फिर वो चीज़ चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि क्या आपका जो ड्राइवर है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो ड्राइवर खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा या आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। अब होता ही है कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ विंडोज़ अब आ गई, विंडोज़ 10 है, आप इंस्टॉल करते हो, आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, विंडोज़ 2003 या 98 थी, तो आपको हर ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। तो अब नॉर्मली जितने ड्राइवर्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है लिनक्स में, हो सकता है, क्योंकि मैंने भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें ग्राफिक्स की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती जितना हमने काम करना होता है। तो ये कुछ ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ जाते हैं, कुछ नहीं करने पड़ते। तो इसके लिए ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में पता चलेगा कौन से ड्राइवर सपोर्ट किए जा रहे हैं, कौन से नहीं किए जा रहे। फिर हार्डवेयर इन्वेंटरी, जब आपने विंडोज इंस्टॉल करनी है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, विंडोज इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ज़रा समझना आसान होता है। तो आप देखते हैं सीपीयू की कैपेसिटी क्या है, मदरबोर्ड की क्या कैपेसिटी है, रैम आपके पास कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, पार्टीशंस क्या है, कीबोर्ड, माउस, सीडी, डीवीडी, ग्राफिक कार्ड, मॉनिटर, साउंड और नेटवर्किंग के हवाले से आप चीज़ें देखते हैं कि ये मेरे पास होंगी। देखें जी, आपने कोई रेसिपी बनानी है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स तो इकट्ठे करके पहले रख लेते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो सेम हमारे पास रेसिपी यही है, जिसके ऊपर हमने चीज़ें इंस्टॉल करनी तो हमें पता होनी चाहिए। फिर हार्डवेयर इन्फो, ये वाली बात क्या है कि हार्डवेयर की कैपेसिटी, अब हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, 32 बिट पे भी है, 64 बिट पे भी है। मैंने बात की थी कि अगर हम 64 बिट के ऊपर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो क्या होगा, हम 64 पे 32 कर रहे हैं तो 32 बिट को हम क्या कर रहे हैं, अनयूज कर रहे हैं, अनयूज रह जाएंगी, ठीक। दूसरे से केस में अगर 32 बिट का प्रोसेसर है और उसके ऊपर हम 64 बिट इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो 32 बिट प्रोसेस ही नहीं हो पाएंगी। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको मैंने बताया था, अगर इंटेल का प्रोसेसर है तो इसके हवाले से आप जानना चाहें तो ark.intel.com पे जाके आप प्रोसेसर का नंबर लिखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कौन सा प्रोसेसर कैसे पता चलेगा, लैपटॉप के बैक साइड के ऊपर, तकरीबन तमाम लैपटॉप्स की बैक साइड के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम सीरियल नंबर कहते हैं। डेल उसको सर्विस टैग नंबर कहता है, ठीक है। वो जाके आज जब आप support.dell.com, support.hp.com या support या hpcompact.com के ऊपर जाके वो जब कोड लिखते हैं तो वो आपको बता देता है जी इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या हमने लगा के ओरिजिनली भेजा था। तो प्रोसेसर नॉर्मली ओरिजिनली होता है, उसकी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो उस प्रोसेसर की। या दूसरा तरीका कार की ये है, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद वो आपको पता चल जाता है। तीसरा तरीका ये है कि जैसे ही आप बायोस की सेटिंग पे जाते हैं वहाँ पे आपको प्रोसेसर का मॉडल नंबर बता देता है, तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं,
ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उस एतबार से वो ओएस यूज करेंगे हार्डवेयर के वाले से भी, और कौन सी चीज़ें सॉल्व करनी है। अब हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से विंडोज 7 में मिल सकती है? सिस्टम प्रॉपर्टीज, जनरल टैब और डिवाइस मैनेजर से भी, ठीक है। माई कंप्यूटर डेस्कटॉप पे है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, वहाँ से आपको प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन, रैम कितनी है, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जनरल दूसरा ये है, राइट क्लिक करें, डिवाइस मैनेजर, माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करें और लिखें मैनेज को क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक, मैं असल में याद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जुबानी याद नहीं है, मैं भी कुछ कर नहीं रहा, तो मैं याद करके आपको बता रहा हूँ। माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, मैनेज, और मैनेज करेंगे तो डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। तो वहाँ पे जो आप डिवाइसेस होंगी, हर एक डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर डिस्क यूजेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वही जब मैनेज किया है, मैनेज क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे डिस्क आ जाएगी। डिस्क मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे तो राइट साइड, लेफ्ट साइड पे डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड के ऊपर पार्टीशन, टॉप पे पार्टीशन आ जाएंगी, नीचे डिस्क जितनी होंगी वो आ जाएंगी, और उनके जो जो हिस्से हैं, प्राइमरी पार्टीशन वाले और एक्सटेंडेड वाले और बाकी लॉजिकल ड्राइव, सारी उसमें आ जाएगी। प्राइमरी पार्टीशन ब्लू से मार्क्ड होगी, एक्सटेंडेड पार्टीशन ग्रीन से मार्क्ड होगी, और लाइट ब्लू मेरा ख्याल होता है जो लॉजिकल ड्राइव्स के लिए होता है, और जो पार्टीशन जिसकी नहीं हुई हुई वो ब्लैक कलर में होगा, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन, अच्छा दानियल साहब आ गए, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क यूजेज के एतबार से फ्री स्पेस कितनी है, कितने % यूज हुई हुई है, फाइल सिस्टम कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी, ठीक हो गया। फिर टीसीपी आईपी सेटिंग्स, इसके लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करता पता करने के लिए, उसका आसान तरीका कार है जी, विंडो प्लस आर प्रेस करें, विंडोज की बात हो रही है, वहां पे लिखें CMD हो गया। फिर उसके बाद जाके कमांड दीजिए, उसका नाम है IP config, IPCONFIG, IP config //ALL, IP config /all। तो ये जब आप विंडोज 7 में ये काम करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, उसकी IP एड्रेस, उस कंप्यूटर का, यानी कि जिस पे आप ये कमांड रन करेंगे उस कंप्यूटर का IP एड्रेस, लोकल IP एड्रेस जो कि उस कंप्यूटर को आपके DSL राउटर ने दिया हुआ है, सबनेट मास्क, फिर गेटवे कि आपका कंप्यूटर कहाँ पे कम्युनिकेट करेगा वो, फिर DNS कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका राउटर होता है वही आपका DNS होता है, एज रिले कॉन्फ़िगर्ड होता है, ठीक है। आपने उस राउटर को भेजना होता है, राउटर ने आगे भेजना होता है। कुछ केसेस में आपको शौक आएगा कि जी आप गूगल DNS लगा लें, वो तेज़ है, तो वो उसका IP एड्रेस है 8.8.8.8, और फिर है 8.8.8.8 फिर 44, पहले 4 दफ़ा 8 है और दूसरी दफ़ा 8 और 4 है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप अगर किसी ने चेंज की हुई है तब उसको ये मिलेगी। अब इसके बाद हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर भी है जो डॉक्टर हार्डवेयर है, इसको आप इंस्टॉल करें तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। इतनी मुश्किलों में पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं, आप सिंपली sysinfo32 रन में लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन विंडोज़ में मिल जाएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ये हमने इंस्टॉलेशन करनी है सारी? देखो बेटे, मैं ज़्यादातर चीज़ें वो बात कर रहा हूँ जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन आप करेंगे तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन मतलब लर्न एक्सपीरियंस, या जो भी आपने मैंने अगर बोल दिया है, आप उसको करके नहीं देखेंगे, आप सीखेंगे नहीं इस तरह से, ठीक है। इसीलिए मैं अभी काफ़ी अरसे से इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल आना चाहिए। वो डेटा की एक लिमिटेशन है, खैर उसका मैं एक सोल्यूशन बता देता हूँ और उसके बाद फिर उसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड के करके देखें। लिनक्स पे मैं अभी फ़िलहाल आपको फोकस नहीं करूँगा, मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा आपका विंडोज़ पे ही, क्योंकि जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उसको देख लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, फेडोरा 15 यहाँ पे इस स्लाइड में हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे थे। तो फेडोरा जो है 15 टेक्स्ट मोड में अगर चलाना है तो आपको 200 मेगाहर्ट्ज का CPU चाहिए, 256 MB रैम चाहिए। अब आप कहो सर ये क्या बला है? देखिए जी, लिनक्स जो है, लिनक्स ग्राफिकल मोड में भी होता है जिसमें आप माउस यूज कर सकते हैं, लिनक्स टेक्स्ट मोड में भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ कमांड्स होती हैं,
ठीक है, वहाँ पे कोई ग्राफिक चीज़ नहीं होती। तो अगर आपने फेडोरा 15 वर्जन इंस्टॉल करना है तो आपको 200 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए और 256 MB रैम चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए जिसमें केन जीनोम KDE टाइप के कुछ चीज़ें हैं, तो आपको 400 मेगाहर्ट्ज़ का पेंटियम प्रो चाहिए और 6 से 40 MB मिनिमम रैम चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि 1 GB या 2 GB हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये बेसिकली वो है कि आपने फीचर्स कौन से इंस्टॉल करने हैं। निशान अनवर साहब, वेलकम जनाब। फिर है जी डिस्क पार्टीशनिंग। डिस्क पार्टीशनिंग आप करते हैं F डिस्क से। फिर उसमें उसको करेंगे पार्टीशन। विंडोज की इस स्लाइड को फिलहाल माइनस करेंगे क्योंकि मैं लिनक्स पे ज़्यादा इतना जान नहीं रहा, लेकिन ठीक है। और पार्टीशनिंग चूँकि हम VM में इंस्टॉल करेंगे, लाइव नहीं करेंगे, तो हम सिंगल पार्टीशन यूज़ करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लाइड को माइनस करता है। फेडोरा को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? लाइव CD से, DVD से, CD USB रेस्क्यू बूट से, नेटवर्क से, FTP HTTP वगैरह से, और PXE होता है LAN से, लोकल एरिया नेटवर्क से, जो आपकी LAN वायर होती है उससे इंस्टॉल किया जा सकता है लिनक्स को। लाइव CD क्या है? एक ऐसी CD जिसको आप यूज़ करें और उससे चला लें, इंस्टॉल कर लें। CD है या फिर DVD है, ठीक है। अगर आपने मिनिमल इंस्टॉल करना है तो फिर CD USB रेस्क्यू से भी किया जा सकता है, नेटवर्क से भी किया जा सकता है। ये एक तरीकाकार है जिससे इसको ये हम कर सकते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलेशन फॉर मीडिया जब होती है तो नॉर्मली लैंग्वेज की सिलेक्शन इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, फिर कीबोर्ड की लेआउट, फिर डिस्क की पार्टीशन, फिर बूट लोडर की कॉन्फ़िगरेशन आती है, फिर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन आती है, फिर रूट। रूट जो होता है जी लिनक्स में वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहाँ पे रूट होता है। और फिर जी पूछिए। मारिया, क्वेश्चन करना था आपने, यू हैव रेज द हैंड। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। ले वो यहाँ पे आया है कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे पास रेज और हैंड वो की दानिया ने किया है। नहीं, दानियाल ने नहीं किया। दानियाल ने अगर किया तो मायरा मंशा क्यों लिखा हुआ है? ठीक तो है, ये दानियल ने किया हुआ और है? मुझे यार दानियल का शोर है। दानियाल ने नाम चेंज कर लिया। नहीं नहीं, दानियल ने ही किया हुआ है, उसी पे शो हो रहा है। हाँ, लेकिन आपका नाम आया था बेटे। चलो, दानियाल ने नाम लगता है चेंज कर लिया। जी दानियाल साहब पूछिए सवाल। अब आपने हाथ नीचे कर लिया, लेकिन सवाल पूछिएगा। आपने हाथ खड़ा किया ना, तो जरा सर बता दें। इस पे क्वेश्चन सुने अब। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? So I think लीव इसका कर गया सर वो। लीव कर गए? यस आ सर। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी आ जाता है फिर से। ठीक है, अब पार्टीशंस जो हैं, हमारे जो विंडोज होती हैं उसमें CDE होती हैं, ठीक है। तो खैर इसमें क्या है, पार्टीशंस हम बनाते हैं, लेकिन पार्टीशंस उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारी विंडोज में होती है। CDE नहीं होती, इसमें एक फोल्डर है, उसको पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होती हैं वो देखते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ नेटिव स्वैप पार्टीशंस चाहिए होती हैं, विंडोज में भी अब चाहिए होती हैं, पहले नहीं चाहिए होती थी, अब विंडोज भी लेता है। क्या है, जो मेन पार्टीशन है उसको रूट पार्टीशन कहते हैं, जो स्लैश से डिनोट होती है, ठीक है। अब मिनिमम उसको 250 MB रखना है आपने। फिर आपकी बूट पार्टीशन होती है जिसमें बूट से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो 250 MB मिनिमम रखनी है आपने। यूजर पार्टीशन जिसमें आपने यूजर के वाले से इंफॉर्मेशन, टेम्प, वेरिएबल वैल्यूज और होम। तो ये तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्टीशंस लाजमी हैं जो कि लिनक्स में बननी है। विंडोज में आप 3 4 बन जाती हैं अब, ठीक है। ओके, 10 मिनट रह गए जनाब। खैर फिर मैं इसको दोबारा से सेम लिंक को दोबारा से ऑन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिनक्स के हवाले से ये पार्टीशंस हो गई। कुछ और डिवाइसेस भी होती हैं, उनके नाम कैसे रखता है वो। फ्लॉपी डिस्क है, वो डिवाइस की पार्टीशन में होती है। FD का मतलब है फ्लॉपी, 0 का मतलब है फर्स्ट, ठीक है। CD-ROM क्योंकि एक से ज्यादा होती है। CD-ROM डिवाइस, CD-ROM। फिर हार्ड डिस्क होती है, डिवाइस, हार्ड डिस्क, X और Y। X क्या बुला है जी? ड्राइव का नंबर है, फिर पार्टीशन नंबर है।
अब जो x है वो a या d तक हो सकता है, मतलब a, b, c और d। इसका मतलब क्या है, आप 4 डिस्क लगा सकते हैं हार्ड डिस्क टाइप की, ठीक है ना। और पार्टीशन, हर डिस्क की 9 पार्टीशन की जा सकती है। समझ आ गई? आपके पास एक हार्ड डिस्क है जो HDA पहली डिस्क होगी, HDA1 पहली डिस्क की पहली पार्टीशन, HDB1 दूसरी डिस्क की पहली पार्टीशन, ठीक है जी, इस तरह से पढ़ा जाएगा। फिर जब स्कजी है, स्कजी क्या है जी, ये भी एक हार्ड डिस्क है लेकिन ये फास्ट है, ठीक है, स्कजी ड्राइव। और वो हार्ड डिस्क नहीं होती, वो स्कजी होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, उसका नाम उन्होंने HD की बजाय SD रख दिया, बाकी XY वही है, ठीक है। इस तरह से लिनक्स में पार्टीशंस का नाम होता है। फिर हमारे पास स्वैप पार्टीशन है। स्वैप पार्टीशन किसको कहते हैं हम? स्वैप पार्टीशन का काम क्या है? देखिए जी, रैम आपकी लिमिटेड होती है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है? यस सर, पढ़ा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक चीज पढ़ी होगी, पेज फॉल्ट। नहीं है अगर याद तो कोई बात नहीं, अभी भी आप जो विंडोज यूज कर रहे हैं ना, उसको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करें तो वहाँ पे टास्क मैनेजर में आपको एक प्रोग्राम के पेज फॉल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो पेज फॉल्ट क्या यस होता सर। है कि जब आप की जो CPU है वो रैम में चीज ढूंढता है, रैम में उसको नहीं मिलती, तो वो एक पेज फॉल्ट जनरेट करता है। और पेज फॉल्ट के अगेंस्ट आपकी विंडोज में जो हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन होती है, वहां से उस फाइल को या उस डेटा को ढूंढा जाता है। तो ये पेज फॉल्ट होता है कि रैम में वो चीज नहीं मिली, उसको हार्ड डिस्क के उस हिस्से से लेके आओ जिसको हम एज रैम कंसिडर कर रहे हैं। तो सब पार्टीशन वो पार्टीशन होती है जो कि रैम के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो इफेक्टिवली वो उतनी रैम हो जाती है, मतलब अगर 2 GB रैम है और स्वैप आपने 2 GB रख लिया तो टोटल 4 GB रैम हो गई है, ठीक है जी। और रूल ऑफ थंब ये है कि जितनी रैम है उससे 2 गुना आपकी स्वैप पार्टीशन का साइज होना चाहिए, ठीक है। तो कर सकते हैं। फिर स्वैप की रिक्वायरमेंट्स क्या है फेडोरा की? अगर 4 GB रैम है तो मिनिमम 2 GB रखें। रूल ऑफ थंब ये है कि इससे डबल रखें, ठीक है। तो ये एक टेबल है कि मिनिमम 4 GB रैम है तो 2 GB स्वैप होगा। फिर बूट लोडर है, ये क्या बला होती है जी? बूट लोडर वो चीज़ है जिसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाना होता है। और ये हर दफ़ा हर सूरत में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सूरत में, बूट लोडर आपका C पार्टीशन यानी कि प्राइमरी पार्टीशन, C का मतलब प्राइमरी है यहाँ पे, कि प्राइमरी पार्टीशन पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। और नॉर्मली फर्स्ट डिवाइस की फर्स्ट पार्टीशन होती है वो, ठीक है जी। और फिर उसके बाद वो एक मेनू होती है कि जी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। और फिर मतलब कई दफ़ा हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो इंस्टॉल करते हैं ना। जब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर ये बूट लोडर काम आता है कि जी 95 लोड करनी है कि 98 लोड करनी है। तो ये वो इस किस्म की चीज़ें। तो लिनक्स के लिए जो यूज़ हो रही होती है वो ग्रब है फिलहाल, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ठीक है। रूट अकाउंट क्या होता है इसकी बात हो चुकी है। सुपर यूज़र है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडो में, हर चीज़ कर सकता है। और इसमें जो है वो हम नहीं इसको यूज़ करते, करना भी नहीं चाहिए। मतलब करना है उस वक्त जब ज़रूरत हो तो करें। नॉर्मली इसको कंप्यूटर की डेस्कटॉप एक्सेस नहीं दी जाती है, इस्तेमाल नहीं करता, इसको करते नहीं है। और इंस्टॉलेशन जब हो जाती है तो लाइसेंस एग्रीमेंट और फायरवॉल की सेटिंग, डेट टाइम की सेटिंग, यूज़र अकाउंट की सेटिंग्स की बातें आती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें इंस्टॉलेशन के हवाले से है। बाकी पैचेस जब ज़रूरत होती है इंस्टॉल करते हैं, शट डाउन करना हो बल्कि इस पर बात कर ही लेते हैं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, बूट मैसेजेस को देखते हैं। जब आपका नॉर्मली लिनक्स बूट होता है तो उसके ऊपर ना कुछ लाइनें चलती हैं और ग्रीन पे राइट साइड पे ग्रीन कलर में कुछ चीज़ें लिखी हुई आती हैं कि ओके 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 ओके। वो बेसिकली आपकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हो रही होती है, मतलब बूट टेस्टिंग हो रही होती है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फिर वो एक लाइन चल रही होती है और वो हर चीज़ को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है, पहले डिवाइसेस फाउंड चेक करता है, लिस्ट सर्विसेज स्टार्ट करता है, अगर कोई एरर मैसेज होता है वो आता है, फिर उसके बाद लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है। अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं, ऑफिस के कंप्यूटर में पड़ा हुआ इंस्टॉल हुआ हुआ। अगर वो इस वक्त कंप्यूटर ऑन होता या उधर नेटवर्क ऑन होता तो, बल्कि कंप्यूटर ऑफ है, नेटवर्क ऑन होता और कंप्यूटर ऑन होता तो मैं आपको अभी भी करके दिखा सकता था उसको।
ठीक है। फिर सिस्टम पैचेस रिलीज होते हैं, लेकिन इसमें ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होते। इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको देखना पड़ता है, लेकिन मतलब पसंद करना पड़ता है। पसंद से मुराद ये है कि आपने देखना है कि आपका सर्विस बंद तो नहीं होगी। और इसमें एक तो ये है कि आप एक फ़ाइल डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें, जो कि आरपीएम टाइप की फ़ाइल होती है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अब आजकल सॉफ्टवेयर दे दिया हुआ है फेडोरा और टाइप के वर्जन्स में, आप लिखते हैं YUM स्पेस इंस्टॉल स्पेस जो चीज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका नाम, वो खुद ही इंटरनेट पे जाता है, चीज़ को ढूँढता है, लाता है, डाउनलोड करता है, इंस्टॉल कर देता है। यही काम विंडोज़ में किस तरह से होता है, विंडोज़ अपडेट के थ्रू। ठीक है, तो ये सिस्टम पैचेस हैं। पैच कहते हैं जी किसी खामी को दूर करने के लिए। ठीक है, शटडाउन के लिए व्हाट इफ आपके पास ग्राफिक नहीं है, तो ग्राफिक हो तो क्लिक स्टार्ट और शटडाउन कर देंगे। ठीक है, तो टर्न ऑफ जो है वो करने के लिए आपके पास कमांड है शटडाउन स्पेस -H हॉल्ट। अगर हॉल्ट कर देंगे इन पहली दो सूरतों में शटडाउन हो जाता है और रीबूट के केस में दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ कमांड है। डुअल बूट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग तजर्बे के लिए करते हैं। और फिर ग्रब बूट लोडर हमें बताता है कि जी कौन सी लिस्ट देता है किसको इंस्टॉल करना है, मतलब स्टार्ट करना है, इंस्टॉल नहीं करना, स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन आपने करनी है VMware में। ठीक है, वर्चुअल पीसी में भी कर सकते हैं, ZenUML एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल ये एक पसंदीदा चीज़ है। डुअल बूट हम इसमें भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। खैर प्रैक्टिकल ऐसे जो उसकी इतनी इम्प्लीकेशंस नहीं है, या इस्तेमाल इतना नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक ही चलेगा ना, तो उसके लिए ये है कि आपने फ्लेवर अगर चेक करना तो दैट मेक सेंस। अब वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है, ओरिजिनल हार्डवेयर होता है, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है, वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं, ये पूरी मशीन बन जाती है। असल में ये एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये VMware का तरीकाकार है। ESX सर्वर हम नहीं पढ़ेंगे, ESX सर्वर थोड़ा सा डिफरेंट है जिसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, और जब लार्ज डिप्लॉयमेंट करेंगे तो फिर वो हम जो बात करते थे जी ऑटोमेशन करें, पार्शियल ऑटोमेशन इज बेटर देन नो ऑटोमेशन। ठीक है, क्लोन करते हैं। क्लोनिंग क्या होती है ये हमने करके देखनी थी उधर इंशाल्लाह लैब में। वो ये है कि हम पहले एक कंप्यूटर के अंदर सारी विंडो इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ इंस्टॉल करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कन्फिग्रेशन करते हैं, और उसके बाद उसका एक इमेज बना लेते हैं, जो कि एक गोस्ट इमेज कहते हैं उसको कुछ केसेस में। नॉर्टन गोस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो ये करके देता है। वो एक फाइल बन जाती है। वो फाइल लेते हैं, सेम टाइप का पीसी लेते हैं, मतलब हार्डवेयर उसका सेम हो क्योंकि ड्राइवर इंस्टॉल होने होते हैं। वो लेते हैं, उसके ऊपर वो इमेज चला देते हैं। सपोज एक कंप्यूटर पे 4 घंटे लगे थे, वही हो सकता है 2 मिनट के अंदर दूसरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज। तो इसके लिए चेक लिस्ट हम लाजमी बनाएंगे, ये हमने चैप्टर 2 में बात की थी, चेक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और ऑटोमेट नहीं करते, ग्रेजुअल लो आउट करते हैं। वंस हम मैन्युअली, आपको एक बात की थी चैप्टर नंबर 3 था, वर्क स्टेशन वाले चैप्टर में बात हुई थी, वंस हम मैंने अप्रोच की। ठीक है, वंस हम यदि एक सिस्टम पे ट्राई करें, फिर कुछ सिस्टम पे ट्राई करें, फिर सब पे ट्राई करें, ये वाली ऑप्शन थी। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन के हवाले से बात थी इसके चैप्टर के हवाले से। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चीज़ को देखें। और अभी ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा इसी लिंक के ऊपर ज्वाइन करें और फिर मैं कुछ और बातें आपसे कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर बंद करूँ, स्टॉप, एंड देन मीटिंग एंड कर रहा हूँ और इसके बाद दोबारा से। ठीक है, सेम लिंक।